हेलो दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 13। इसको हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रेटरी सिस्टम। आइए हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक करके चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे। उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रेटरी सिस्टम अंगों का वैसा समूह जो शरीर से हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया में सहायता करते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। जल, नमक, ग्लूकोज शरीर में जमा होने पर शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। शरीर में दैनिक कार्यों के दौरान कुछ हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, NH2, CuNH2, यूरिक एसिड तथा बिलिरुबिन etc। दैनिक कार्यों के दौरान कभी कभी शरीर के लिए जरूरी पदार्थों का आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है, जैसे जल, नमक, ग्लूकोज। उत्सर्जन तंत्र के द्वारा शरीर के आंतरिक वातावरण को हमेशा एक समान बनाए रखा जाता है। इस प्रक्रिया को होमियोस्टैसिस यानी कि समस्थैतिकी कहा जाता है। उत्सर्जन के प्रकार, टाइप्स ऑफ एमिशंस। उत्सर्जन अमोनोटेलिक। प्रमुख तथ्य क्या है कि इसमें उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया होता है। अमोनिया के उत्सर्जन में ब्रिक की भूमिका बहुत कम होती है। उदाहरण के लिए टैडपोल, जलीय कीट, मछली और प्रोटोजोआ इत्यादि। यूरोकोटेलिक। इस प्रकार के जंतु में उत्सर्जित पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। यूरिक अम्ल जल में यूरिया एवं अमोनिया के अपेक्षा कम घुलनशील होता है। उदाहरण के लिए सभी सरीसृप तथा पक्षी। यूरियोटेलिक। इसमें उत्सर्जन पदार्थ के रूप में यूरिया होता है। अमोनिया व कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर यूरिया का निर्माण करते हैं, जैसे मेढक, स्तनधारी इत्यादि। विभिन्न जंतुओं में उत्सर्जी अंग के बारे में पढ़ते हैं। पहला है जंतु वर्ग और अंग। प्रोटोजोआ, पोरिफेरा तथा सिलेंटेटा कोशिका के सतह या देह भित्ति से विसर्जन द्वारा होता है, विसरण द्वारा। प्लेटीहेल्मिन्थीज ये फ्लेम कोशिका द्वारा करता है। एस्केल्मिन्थीज रिनेट कोशिका द्वारा करता है। एनालिडा नेफ्रिड या द्वारा करता है। मोलस्का नेफ्रिड या ब्रिक तथा केबर द्वारा करता है। इकाइनोडर्मेटा यह श्वसन वक्ष तथा ट्यूब फुट द्वारा करता है। अब आते हैं ऑर्थोपोडा, यह मालपीजियन नली द्वारा करता है। प्रोटोकार्डेटा यह सेलेनोसाइट्स द्वारा करता है। कार्डेटा मनुष्य किडनी द्वारा करता है। नोट के बारे में आगे पढ़ते हैं। आर्निथीन तथा गुआनिन नामक उत्सर्जित पदार्थ को उत्सर्जन करता है, क्रमशः पक्षी तथा मकड़ी। आर्निथीन पक्षी करता है और गुआनिन मकड़ी करता है। एक कोशिकीय जीव में उत्सर्जन की क्रिया हमेशा होता है विसरण विधि द्वारा होता है। वह प्रक्रिया जिसमें शरीर में जल एवं लवण की सांद्रता को संतुलित किया जाता है, ऑस्मोरेगुलेशन की क्रिया कहलाता है। मनुष्य में ऑस्मोरेगुलेशन की क्रिया होता है किडनी से। जब एक कोशिकीय जीव ऑस्मोरेगुलेशन की क्रिया होता है, संकुचन धमनी द्वारा होता है। मनुष्य में उत्सर्जन एक्सक्रेशन इन ह्यूमन्स। किडनी यह प्रमुख उत्सर्जन अंग है। उत्सर्जित पदार्थ मूत्र है। त्वचा, श्वेत ग्रंथि से पसीना तथा सीबन ग्रंथि से तैलीय पदार्थ का स्राव होता है और इसका उत्सर्जित पदार्थ पसीना, लवण, जल, यूरिया, अमीनो अम्ल आदि। यकृत यह अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। उत्सर्जित पदार्थ यूरिया एंड बाइल पिगमेंट होता है। फेफड़ा प्रतिदिन 18 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड तथा 400 ml जल शरीर से बाहर निकालता है तथा उत्सर्जित पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है तथा उत्सर्जित पदार्थ कैल्शियम, भारी धातु आदि। अब तक ब्रिक या गुर्दा, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं। मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होती है। इसका आकार सेम के बीज की तरह होता है। किडनी का औसत वजन 140 से 150 ग्राम होता है। पुरुषों में 125 से 170 ग्राम के बीच और महिलाओं में 115 से 125 ग्राम के बीच होता है। किडनी के बाहरी आवरण को पेरिटोनियम कहते हैं। किडनी का मुख्य कार्य मूत्र का निर्माण करना तथा रक्त का छानना होता है। किडनी की बनावट। किडनी की आंतरिक संरचना 2 भागों में विभाजित होती है। बाहर वाला भाग कॉर्टेक्स तथा अंदर वाला भाग मेडुला कहलाता है। किडनी की आकृति 11 × 5 × 3 होता है।
मीड्यूला छोटी छोटी शंक्वाकार भागों में विभाजित होता है जो पिरामिड्स कहलाता है। प्रत्येक वृक्क से एक एक नलीनुमा संरचना मूत्राशय से आकर मिलता है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। किडनी का निर्माण एक विशेष प्रकार की संरचना से होती है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी के अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी। प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या होता है 10 से 12 लाख। किडनी की इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। किडनी के बाहरी आवरण को कहते हैं पेरिटोनियम। किडनी में स्टोन होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। किडनी द्वारा रक्त छानने की क्रिया इस प्रकार होती है। पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, पुनः अवशोषण होता है, तीसरा में स्राव होता है। तो आइए हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। यह क्रिया ग्लोमेरुलस कैपिलरी नेटवर्क तथा बोमेन्स कैप्सूल के द्वारा संपन्न होती है। इन दोनों संरचना को सामूहिक रूप से माल्पिगियन बॉडी और रेनल कैप्सूल्स के नाम से जाना जाता है। ग्लोमेरुलस कैपिलरी नेटवर्क का एक सिरे का व्यास ज़्यादा होता है जिसे एफेरेंट आर्टेरियोल कहा जाता है। इसी के द्वारा रक्त प्रवेश करता है, जबकि दूसरे छोर का व्यास कम होता है जिसे एफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं, जिसके द्वारा रक्त छानने के बाद वापस शरीर में लौट जाता है। व्यास में कमी होने के कारण जैसे जैसे रक्त प्रवेश करता है ब्लड प्रेशर का मान बहुत उच्च होता है। इस उच्च दाब के कारण ग्लोमेरुलस कैपिलरी नेटवर्क के छिद्रों द्वारा हानिकारक पदार्थ जैसे जल, लवण, ग्लूकोज, यूरिया ईटीसी बोमेन्स कैप्सूल में चले जाते हैं। इस प्रकार रक्त का छानने के कार्य संपन्न होता है। सूक्ष्म छिद्रों द्वारा अत्यधिक दबाव में रक्त को छानने की क्रिया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाती है। पुनः अवशोषण रीऑब्जर्प्शन। रक्त को छानने के दौरान रक्त में मौजूद जल की अतिरिक्त मात्रा के साथ ग्लूकोज जैसे आवश्यक पदार्थ भी बोमेन्स कैप्सूल में चले जाते हैं। इन पदार्थों के शरीर से बाहर निकलने पर शरीर को नुकसान होता है, इसलिए पीसीटी यानी कि प्रोमैक्सियल कन्वोल्यूटेड ट्यूबेल के द्वारा इन पदार्थों को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। यह क्रिया रीऑब्जर्प्शन कहलाती है। श्रावण सेक्रेशन। यह क्रिया डीसीटी यानी कि डायस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबेल में होती है। पीसीटी प्रोमैक्सियल कन्वोल्यूटेड ट्यूबेल के द्वारा पुनः अवशोषण के बाद पदार्थ लूप ऑफ हैनले के द्वारा होते हुए डीसीटी में पहुंचता है, जहां पर कुछ पदार्थों के सेक्रेशन का काम होता है, जिसमें पोटेशियम के कंपाउंड तथा प्रतिजैविक शामिल होते हैं। सेक्रेशन के बाद सभी पदार्थ कलेक्टिंग डक्ट में चले जाते हैं, तब इस पदार्थ को मूत्र कहा जाता है, अर्थात मूत्र का निर्माण कलेक्टिंग डक्ट में होता है। आइए हम लोग अब मूत्र के बारे में देखते हैं। मात्रा 1.5 लीटर पर डे होता है। कंपोजिशन इसमें जल 95%, यूरिया 2% और लवण 2%, अन्य 1%। क्रिएटिनिन 1.5 mg प्रति DL में होता है। यूरिक एसिड 2.4 से 7.4 के बीच में होता है। बिलिरुबिन, विटामिन, एंटीबायोटिक, हिप्पूरिक एसिड एंड सोडियम यह 2.6 ग्राम प्रति लीटर में होता है। इतना नोट है। मूत्र का रंग किसके कारण पीला होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। यह भी जानिए। डायलिसिस कृत्रिम वृक्क की सहायता से शरीर के बाहर रक्त छानना डायलिसिस कहलाता है। इस विधि में रोगी के रक्त को धमनी से निकालकर इसे 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर हिपेरिन नामक थक्का रोधक पदार्थ मिलाया जाता है, पुनः कृत्रिम वृक्क में डाला जाता है। कृत्रिम वृक्क रक्त छानने के बाद पुनः शिरा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। अपोहन में पुनः अवशोषण की क्रिया नहीं होता है, यानी कि डायलिसिस में पुनः अवशोषण की क्रिया नहीं होता है। गठिया। जब रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा में वृद्धि होने से यह यूरिक एसिड शरीर के जोड़ पर जमा हो जाता है, जिससे मूवमेंट के दौरान दर्द का एहसास होता है। इसी के कारण गठिया रोग उत्पन्न होता है। डाययूरेटिक सब्सटेंसेस। वैसा पदार्थ जिसके सेवन से यूरिन में जल की मात्रा बढ़ने लगती है उसे डाययूरेटिक सब्सटेंसेस कहा जाता है। निकोटीन, कैफीन, अल्कोहल। परीक्षा की दृष्टि से क्रिएटिनिन किस मूत्र में पाया जाता है? तो गर्भवती एवं दुग्ध पान कराने वाली महिला के मूत्र में। किसमें मूत्राशय अनुपस्थित होता है? तो सांप, मगरमच्छ, पक्षी एवं प्रोटोथेरिया आदि में। कैल्शियम फॉस्फेट का त्याग शरीर में किसके द्वारा किया जाता है? तो आहार नाल के द्वारा। कैल्शियम के द्वारा प्रतिदिन कितना अमीनो अम्ल का उत्सर्जन होता है? तो लगभग 15 ग्राम।
यूरिया के निर्माण में कितने एटीपी के अणु खर्च होते हैं? तो 3 अणु। वोमेन संपुट में रक्त कौन पहुंचाता है? तो अविवाहित धमनिका। मनुष्य में मूत्र विसर्जन किस प्रकार के प्रतिक्रियाओं का परिणाम होता है? तो अनैच्छिक तथा ऐच्छिक प्रतिक्रियाओं के सहप्रभाव से। अनावश्यक अमीनो अम्ल की यूरिया में बदलता है तो यकृत। यकृत में यूरिया का संश्लेषण किस चक्र द्वारा होता है? तो आर्निथियन आर्जिनिन चक्र द्वारा। क्रेब्स हेंसेलिट चक्र द्वारा किसका निर्माण होता है? तो यूरिया का। सबसे अधिक विषैला उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया। वृक्क नलिका में जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो कुंडलित नलिका के दूरस्थ भाग में। मनुष्य में पूर्ण उत्सर्जित अंग की उपमा किसे प्रदान किया जाता है? तो वृक्क को। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट होता है एनसीईआरटी के तहत। प्लाज्मा रक्त गैस शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थों का संवहन परिवहन करता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, 2 मूत्रवाहिनी, 1 मूत्राशय तथा 1 मूत्र मार्ग होता है। कृत्रिम वृक्क अपवहन में मूत्र का पुनः अवशोषण नहीं होता है। यूरोक्रोम का निर्माण आरबीसी के हीमोग्लोबिन में होता है। हेनले लूप कहाँ पाया जाता है? तो वृक्क नलिका में। पुनः अवशोषण की क्रिया नेफ्रॉन के किस भाग में होता है? तो स्रावी भाग में होता है। थैंक यू दोस्तों।